नाज़रीन, पाकिस्तान अशरों के बाद पहली बार अफगान पॉलिसी पर अपने पत्ते समझदारी से खेल रहा है। बैनुल-अक़वामी दबाव और अमरीकी मफादात पर कौमी मफादात को तरजीह दी जा रही है। आलमी बिरादरी के सामने भरपूर दलाइल के साथ अपना मुकदमा पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान को अफगान जंग में हजारों जिंदगियों की कुर्बानी उठाना पड़ी, मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इसीलिए अब पाकिस्तान दोबारा ऐसे किसी एडवेंचर का हिस्सा बनने के लिए तैयार नजर नहीं आता। पाकिस्तान अफगान तालिबान के खिलाफ किसी भी तरह की अमरीकी शराकतदारी नहीं चाहता। इसीलिए अमरीका को साफ इनकार करते हुए पाकिस्तान सवाल उठा रहा है कि अगर 20 साल अफगानिस्तान के अंदर रहकर भी अमरीका जंग नहीं जीत सका तो बाहर बैठकर एक दो फौजी अड्डों से अमरीका अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस अहम तरीन सवाल ने अमरीका की अफगान हिकमत अमली का पर्दा चाक कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में एक तहरीर में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ अमरीका की अफगान पॉलिसी के मुस्तकबिल पर सवालात उठाए हैं, बल्कि किसी सियासी हल के बगैर अमरीकी इनखला को भी तनकीद का निशाना बनाया है। अपने मज़मून में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमरीका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे दिए तो पाकिस्तान फिर दहशतगर्दी का हदफ बनेगा। अब हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान में जंगों से पाकिस्तान किस तरह मुतासर हुआ, इस बात को वाजे कर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। अमरीका ने इमदाद में 20 अरब डॉलर्स दिए हैं, जबकि पाकिस्तानी मईशत को 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पहुंचा और सयाहत और सरमायाकारी ख़त्म हो गई। अमरीका के साथ जंग में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। अमरीकी कोशिशों में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को एक साथी की हैसियत से निशाना बनाया गया। अमरीकी ड्रोन हमलों से जंग नहीं तो जीत पाए, लेकिन नफरत पैदा कर दी। अमरीका ने अफगान सरहद पर कबायली इलाकों में फौज भेजने के लिए दबाव डाला, जिसकी वजह से शुमाली वज़ीरिस्तान में 10 लाख अफराद बेघर हुए, जिससे अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहले ही बहुत भारी कीमत अदा कर दी है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने मजीद लिखा कि पाक फौज के खिलाफ खुदकुश हमले किए गए और जितने अमरीकी फौजी इराक और अफगानिस्तान दोनों में हलाक हुए, इससे ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। वज़ीर आज़म ने कहा अगर अफगानिस्तान में सियासी तस्फिये के बजाय मजीद खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान में पनाह गुज़ीरों की तादाद बढ़ेगी और सरहदी इलाके मजीद बदहाल हो जाएंगे। इमरान खान ने लिखा कि तारीख से साबित होता है अफगानिस्तान को बाहर से बैठकर काबू नहीं किया जा सकता, इसलिए हम अमरीका को किसी सूरत फौजी अड्डे नहीं देंगे। इस मजमून से पहले भी वज़ीर आज़म दो टोक अंदाज में अमरीका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर चुके हैं। एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि अमरीका को इनखला से कबल अफगान मसले का सियासी हल निकालना होगा। अफगानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान की जानिब से अड्डे फराहम नहीं किए जा। अमरीका अफगानिस्तान से इनखला के बाद पड़ोस में बैठकर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गिरफ्त रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के दो टोक इनकार के बाद अब अमरीका की क्या हिकमत अमली होगी। अमरीकी ताकत के ऐवानों में पाकिस्तान के इनकार को किस तरह देखा जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इसमें अमरीकी डेमोक्रेट सियासतदान अनीला अली साहबा। अनीला साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या अब अमेरिका में क्या सेंस पाई जाती है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सोच पाई जाती है पाकिस्तान के इस वाज़े इनकार के बाद? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब मैं पीएम इमरान खान की बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रंप याद आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी ऐसी बातें कर देते थे जिससे कि बड़ा मुश्किल हो जाता था डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड करना। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका की अलायंस है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है स्ट्रेटेजिक, वो बहुत अहम है। तो अगर इमरान खान अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए, अपने फॉलोअर्स को प्लीज़ करने के लिए ऐसी आउटरेजस चीज़ें कह देते हैं, तो वो मुझ जैसे पाकिस्तानियों के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर देते हैं, जो कि अमेरिका में बैठे हुए हैं और हम बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में गुडविल क्रिएट कर रहे हैं फॉर पाकिस्तान। क्योंकि देखिए, ये कह देने का ये मतलब नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान की इस वक्त मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं है, वो बिल्कुल है। आपको पता है एयर स्पेस तो ऑलरेडी यूज़ हो रही है और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसका आपको और मुझे पता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पॉपुलर थिंग है कि आप कह दें कि भाई अमेरिका जहाँ जाना चाहता है चला जाए, ये डिप्लोमेटिक नहीं है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है।
बिकॉज़ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पाकिस्तानियों ने, अमेरिका ने इमरान खान को तो अभी तक वो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी और मॉरली भी। तो उनको ये जब वो कह नहीं, देते हैं लेकिन लेकिन अनीला, इन इन दो बुनियादों पे कि एक पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली मॉरली इमरान खान को, और आप जैसे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क है उनकी जिंदगी तंग हो जाती है, उस वजह से उन 22 करोड़ अवाम की जिंदगी तो इमरान खान तंग नहीं कर सकते ना, कि अगर वो दोबारा अमेरिका की जंग में कूदेंगे तो फिर यहाँ बम धमाके होंगे, फिर यहाँ पर इंसर्जेंसी जन्म लेगी, फिर हमें उसकी कॉस्ट पे करना पड़ेगी, बच्चे मारे जाएंगे छोटे छोटे। तो इस वजह से, क्योंकि चंद पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में हैं और उनको वो परेशान होंगे, यहाँ के पाकिस्तानियों की तो जिंदगी खराब नहीं की जा सकती ना ऐसे फैसले देखिए, लेकर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हमें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मौक़िफ़ है, वो मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, वो यही है कि बहुत जी। सारे लोग, इनोसेंट लोग मर चुके हैं। आपको पता है कि जो प्रेज़िडेंट है हमारे जो बाइडेन, उनकी ये एक फ़ोर्टे है, फ़ॉरेन अफ़ेयर्स उनको बहुत पसंद है। पाकिस्तान उनके दिल में एक अहमियत है पाकिस्तान की, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कहा था, बल्कि मेरी उनसे यही बात हुई थी कि हम अफ़गानिस्तान से निकलेंगे और अफ़गानिस्तान भी अब ऑन इट्स ओन इट हैज़ टू लर्न टू लिव, और हम अपना जो है ट्रूप्स वापस लेके आएँगे, और जो हमने पिछले 100 साल में गलतियाँ की हैं एज़ अ न्यू पावर अमेरिका, वो हम सारी फिक्स करेंगे। इसी वजह से उन्होंने ये फ़ौरन डिसाइड किया, और बेशक हम सबको ये वरी है कि देखिए वहाँ पर अभी भी अफ़गानी जो ट्रूप्स जो हम सब ने मिलके उनको ट्रेन किया, उनको तालिबान डिफीट कर रहे हैं, वो तो अपने आर्म्स छोड़ के बैठ रहे हैं। तो ये एक वरीसम बात है हमारे लिए भी और ये पाकिस्तान की अवाम के लिए भी, क्योंकि देखिए एक्सट्रीमिज़्म से हम सब सफ़र कर चुके हैं। एक्सट्रीमिज़्म कोई अच्छी चीज़ नहीं, नहीं है, लेकिन ना लेकिन आपके लिए ना दुनिया अलीना, के एक लिए। पॉइंट मेरे समझ में नहीं आ रहा, विच आई वुड वांट यू टू एलैबोरेट। देखिए, दो बड़ी अहम बातें आपने की। अमेरिका वांट्स अफगानिस्तान टू लर्न बाय इटसेल्फ, वो चीजें खुद हैंडल करना सीखे, एक बात। और दूसरी बात, आप ये भी समझती है कि अफगानिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि उसको छोड़ा जा सके उसके रहमो करम पे। अगर तो आपको लगता है कि अड्डे इतने ही जरूरी हैं कि अफगानिस्तान को आपने नहीं छोड़ सकते रहमो करम पे, तो फिर आप अफगानिस्तान छोड़ के ही क्यों जा रहे हैं? फिर आपको पाकिस्तान में अड्डे क्यों चाहिए? एक दूसरा ये, अगर अफगानिस्तान नीड्स टू लर्न बाय इटसेल्फ, तो फिर आप वैसे ही छोड़ दें, फिर आपको अड्डे क्यों चाहिए? फिर उनको करने तो जो कर रहे हैं वो, मतलब ये दोनों चीजों में बड़ा तजाद पाया जा रहा है। नहीं देखिए, ये अगर हमारे वहाँ ट्रूप्स होंगे तो अफ़गान तालिबान ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो लड़ाई ख़त्म ही नहीं करेंगे। तो हमारे नेशनल अमेरिकन और एलाइज़ जो ट्रूप्स हैं उन सबको तो फ़ौरन निकालना है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान और यूएस रिलेशनशिप इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम यहाँ से पाकिस्तान को सिक्योर रखना चाहते हैं तो हमें टेररिज़्म, एक्सट्रीमिज़्म, अल-कायदा, आइसिस, इन सब पे नज़र रखनी पड़ेगी। ये तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात है, और ये नहीं कह रहे हैं कि भई आप अड्डे बनाएँ या बेसेस बनाएँ। आप एटलीस्ट हमें इस इंटेल से हेल्प करें ताकि आप भी सेफ रहें, बच्चे भी सेफ रहें, अफ़गानिस्तान के भी, पाकिस्तान के भी। ये हम सब के लिए विन-विन है। ये ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका के ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड हो। पाकिस्तान की आर्मी 6th लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड है, और इस तरह से बीइंग अच्छा, मुझे एक नेबर। बात बताइए, क्या बात? अनिला साहिबा, मुझे एक बात बताइए, व्हाट्स इन इट फॉर पाकिस्तान? इसमें पाकिस्तान के लिए क्या कैच है? मुझे मुझे कुछ ऐसी पॉइंट्स आप बताइएगा जो मैं अगर पाकिस्तानी डिसीजन लूं अपने लिए कि ठीक है, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ इट अगेन, मेरे लिए इसमें क्या कैच है? अच्छा, देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान के लिए तो विन-विन सिचुएशन है। एक तो एक्सट्रीमिज़्म हम सबको हर्ट करता है। हमें उसको चेक में रखना हमारे लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने खुद देखा होगा, एर्दोगान जो कि पाकिस्तान से बड़ी दोस्ती कर रहे हैं, वो अमेरिका से उतनी ही दोस्तियाँ कर रहे हैं, और वो भी नहीं चाहते हैं कि उनको जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट मिला हेल्प आउट करने का, वहाँ ट्रूप्स रखने का, ट्रेन करने का, उनको भी टर्की को पैसे मिल रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि वो बाइडेन से और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखें। कोई इस वक़्त नेशन ऐसा नहीं है जो चाहता है कि मैं अमेरिका से ना अच्छे ताल्लुकात रखूँ, बिकॉज़ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इस वक़्त थिंकिंग है, वो ये है कि हम पीस क्रिएट करें, जो गलतियाँ की हैं वो सही करें। पाकिस्तान के साथ जो नहीं, हमने अब देखिए, पहले अगेन अगेन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है अनिला,
कि वी आर एट पीस। मैं दोबारा आपसे सवाल करता हूं, हमारे लिए कैच क्या है? देखिए, दहशतगर्दी पे हमने काबू पा लिया, खुद से काबू पा लिया। अफगान तालिबान से हमें कोई खतरा फिलहाल नहीं है। पाकिस्तान का इसमें क्या है? मतलब हम अगर कूदेंगे तो फिर हमें खतरा है, अगर हम उनसे दुश्मनी मोल लेंगे तो हमें खतरा है, अदरवाइज तो हमें कोई खतरा नहीं है। तो फिर क्यों बने इसका हिस्सा हम? मतलब मुझे वो सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। नहीं तो आप, आई वुड डिसएग्री। जब आपके हजारा के लोग मारे जा रहे हैं बिकॉज दे आर हजारास, देयर इज अ प्रॉब्लम। जब अफगानिस्तान के छोटे बच्चों को मारा जा रहा है उसी वक्त जब गाजा की वॉर हो रही है, देयर इज अ प्रॉब्लम। और अगर अफगानिस्तान में ये इंस्टेबिलिटी है कि बच्चों को मारा जा रहा है, तो कल वो पाकिस्तान को भी हिट करेगी। तो आप, हमारे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी ये है कि अमेरिका के साथ मिलके काम करे। उसके अलावा जितनी हमारी, हम चाह रहे हैं कि जितनी हमारी एड थी, जो हेल्थ में आती थी, विमेन के लिए आती थी, एजुकेशन के लिए आती थी, वो सारी जो है हम दोबारा रीस्टार्ट कराएं। जो बाइडेन की थिंकिंग है वो ट्रम्प की नहीं है। थिंकिंग है एक कंपैशनेट रिलेशनशिप हो बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी फॉर ऑल। तो हम अगर आगे बढ़ाना चाहें रिलेशनशिप, तो मैं आपसे इस तरह से इख्तिलाफ है मुझे कि हम लोग सिक्योर हैं। पाकिस्तान में अभी भी सेफ्टी नहीं है। अगर कोई बच्चे या इनोसेंट लोग बलूचिस्तान में मर रहे हैं या KPK में मर रहे हैं, तो इसका मतलब है सिक्योरिटी तो नहीं है। एक्सट्रीमिज्म इज एन इशू। अगर हम बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं जो हमारे ये क्रिश्चियन फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ये चीजें सारी इनटॉलरेंस की। ठीक है अनिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपको कुछ हैरान कुन तफसीलात बताएंगे। MQM और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का गठजोड़ सामने आया है, कुछ सबूत सामने आए हैं। क्या है वो सब सबूत, इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, MQM और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दरमियान राबतों की खबरें आती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। रॉ से तरबियत याफ्ता MQM के कारकुन मीडिया के सामने पेश किए जाते हैं। कार्रवाइयां भी की जाती हैं, गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, मुकदमात भी चलते रहते हैं, लेकिन बहुत से सवालात फिर भी बाकी रह जाते हैं। जब इन राबतों का इल्म है, कारिंदों को पकड़ लिया गया है, तो फिर इनके हैंडलर्स, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? इन हैंडलर्स के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? आज महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की DIG उमर शाहिद हामिद ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और MQM लंदन के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से गठजोड़ का एक और वाज़ेह सबूत पेश किया। उन्होंने मुत्तहदा रहनुमा वासे जलील और गिरफ्तार दहशतगर्द के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनवाई। इंडिया जाने का तो ख्याल था ही नहीं ना सर। अनीस एडवोकेट के घर पे कोई मरकजी कमेटी आई हुई थी ना, तो मेरे पास जोन से कोई शख्स आया, मतलब वो जो कारकुन होता है, मुझे अंदर बुलाया गया। उस टाइम में वासिल जलील बैठे हुए थे। मेरे को 90 तलब किया गया कि फ़ोन आया वासिल जलील से मुलाकात करनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप जो है बहुत मेहनती कारकुन हैं और काफ़ी लगन से काम करते हैं, आप ऐसे करें कि मैं आपको कॉल करूँगा, आप आ जाइए। बुनियादी तौर पर रॉ के पाकिस्तान में नेटवर्क को चलाने के लिए बानी MQM अनीस एडवोकेट और वासे जलील मिलकर काम करते थे। एक बाकायदा निज़ाम वज़ा किया गया था जिसके तहत अंदरूनी सिंध से लोगों को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता। दहशतगर्दी की तरबियत के लिए लड़कों को इकट्ठा करना और फिर इन्हें भारत भेजना अनीस एडवोकेट और वासे जलील की जिम्मेदारी थी। ये दोनों मुमकिना दहशतगर्दों का इंटरव्यू करते थे, फिर इन्हें दिल्ली, भोजपुर, जोधपुर और भारत के दीगर शहरों में भेजा जाता। वहां रॉ इन्हें अस्करी तरबियत देती, इन्हें असलहा चलाना सिखाया जाता, असलहा सप्लाई किस तरह करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती, इन्हें ऊंट चलाने की भी तरबियत दी जाती ताकि अपने दीगर साथियों को सरहद पार करा सके। ये तमाम इंतजामात अनीस एडवोकेट और वासे जलील किया करते। दो की लीडर थे इसमें, एक अनीस एडवोकेट और दूसरा वासे जलील, जिनको ये जो लड़के इंडिया भेजने का जो सिस्टम था उसको चलाने और उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जो एक हमने पहले लड़का गिरफ्तार किया था नईम, उसने ये इंकशाफ किया था कि अनीस एडवोकेट ने उसको 2001-2002 में तेहरान, ईरान बुलाकर बाकायदगी से इंस्ट्रक्शन दी कि आप लड़के जमा करो अंदरूनी सिंध के इंडिया भेजने के लिए। हुआ यूं कि चंद हफ्ते कबल महकमा
इंसदादे दहशतगर्दी ने लांडी रेलवे स्टेशन के करीब कार्रवाई की और MQM लंदन के 3 दहशतगर्दों को असलहे और गोला बारूद समेत गिरफ्तार किया। उन्होंने MQM के कुछ लीडर्स के नाम भी बताए और मीरपुर खास के मजीद 2 कारकुनों का भी बताया, जिसके बाद मीरपुर खास में कार्रवाई की गई और मजीद 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे में मौजूद भारी असलहा बरामद हुआ। इस असलहे में पिस्तौल, गोलियों और राइफलों के साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी थी, यानी ये दहशतगर्द जहाजों को भी निशाना बनाने की तरबियत ले चुके थे। इन्हें हिदायत देने वाले इन अनीस एडवोकेट के मोबाइल फोन का फोरेंसिक मुआयना करा लिया गया, उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया गया और ये शामिल तफ्तीश है। थोड़ी बहुत तो गंद को साफ करने में वक्त तो लगता है ना, तो क्लियर करना अब जरूरी होता है। अब उस गंद में हर फर्द पे कोई ना कोई इल्जामात है। अगर 1 लाख कारकुन है तो 1 लाख पे कोई ना कोई इल्जामात है। किसी पे सच होता है, किसी पे गलत होता है, क्लियर हो जाता है। दैट्स इट। ये कोई पहली बार नहीं कि यहीं के MQM और रॉ के दरमियान शराकतदारी मंजर आम पर आई हो। कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या अस्करी इदारे मुतादिद बार इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये बता चुके हैं कि रॉ MQM के दहशतगर्दों को न सिर्फ तरबियत फराहम करती है बल्कि असलहा भी देती है और फंडिंग भी देती है। Confessional statement of Sarfaraz Merchant and Tariq Mir revealed that Altaf Hussain Group, it was funded by RAW through 2 Indian companies, and evidence of transfer of $3.23 million from RAW is held with us. India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. इस गठजोड़ पर MQM के रहनुमाओं के नाम लेकर इल्जामात लगाए गए हैं। MQM के एक धड़े के सरबराह फारूक सत्तार भी इन्हीं इल्जामात की जद में आ चुके हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सवालात का जवाब भी दे चुके हैं। MQM में लोग थे मुलव्वस, तो मुझे यकीन है कि सारी पार्टियों में इस तरह के अनासिर होते हैं। ये कोई MQM की इजारादारी नहीं रही, ठेकेदारी नहीं रही कि MQM, और अगर है उनका जो अमल है उनके साथ है। पार्टी की प्रिस्क्राइब पॉलिसी है नहीं, ये देखें आप, तो जबरदस्ती ना जोड़ें। जबकि फारूक सत्तार के ही एक साबिक साथी मुस्तफा कमाल ने इन्हें रॉ के एजेंट की बाकियात करार दी। मुस्तफा कमाल MQM के एक और रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी पर भी रॉ का एजेंट होने का इल्जाम लगा चुके हैं। ये कह चुके हैं कि खालिद मकबूल सन 2000 में बानी MQM के हिदायत पर भारत गए थे और वहां जाकर पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो हैं जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। इसी तरह 2017 में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी पर रेंजर्स ने छापा मारा था तो मालूम हुआ था कि वहां MQM लंदन ने अपना सेटअप बना रखा था। वहां से नेटो सप्लाई से चोरी शुदा असलहा भी मिला और ये शवाहिद भी मिले थे कि MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी वहां कयाम पजीर रहे। इन तमाम इल्जामात के बाद सबूतों के बाद, टेलीफोनिक कॉल्स के बाद ये सवाल अपनी जगह है कि अगर दहशतगर्दों को पकड़ा जा रहा है तो उनके हैंडलर्स क्यों आज़ाद हैं। तजिया लेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब मजहर अब्बास साहब। मजहर अब्बास साहब, इन इल्जामात के बाद ऐसा लगता है कि MQM की वो क़यादत जिसने लंदन से अलहदगी इख्तियार की वो भी न कहीं जद में है, उन पर भी शक के बादल मंडला रहे हैं। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जानबूझकर अवॉइड किया जा रहा है? कोई सियासी खलफशार न पैदा हो जाए? गरीब का बच्चा जिसने एग्जीक्यूट किया होता है वो पकड़ा जाता है, मगर किसी ने उसको पिस्तौल थमाई, किसने उसको तरगीब दी, कौन उसको हैंडल कर रहा था, वो क्यों नहीं पकड़ा जाता? सर शुक्रिया अली, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर शाहिद साहब की, क्योंकि ये कोई फ्रेश केस लेकर आए हैं। जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह की उन्होंने बातचीत सुनवाई, 9/0 का ज़माना, 9/0 को बंद हुए कोई 5 साल हो गए हैं, 2001-2002 की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद तो अनीस एडवोकेट यहाँ आके मेरा ख्याल है अल्ताफ हुसैन को छोड़े हुए उन्हें काफ़ी अरसा हो गया। वो आए, उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन की। अब वो पाक सरजमीन पार्टी से भी उनके बहुत से साथी जो है वो अलग हो गए हैं। तो इस वक्त इस केस का दोबारा मंजर आम पे आना, कोई इन्होंने फ्रेश अटेम्प्ट्स की हैं, वो की हैं, उस वजह से यानी जो लोग पकड़े गए, ऐन मुमकिन है कि वो लोग जो लोग पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक हो, वो अभी भी कोई किसी एक्टिविटी में हो, लेकिन इसका पुराने रिश्ते जोड़ना जो है वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता। देखिए,
जितने भी इस तरह के बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने मादी में देखी, अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले रावण बाढ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इससे ज्यादा चीजें बताई गई थी, उसमें बताया गया था, पूरा नेटवर्क बताया गया था, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वो केस खत्म हो गया। फिर हमने देखा कि अजीजाबाद में ऐसी कराची की तारीख का सबसे बड़ा असला पकड़ा गया और विदिन 24 आवर्स वो सारा केस खत्म हो गया। किसको आज तक नहीं पता कि वो असला कहाँ गया, यानी पेटियों की पेटियां पकड़ी गई थी। तो मेरा, और इसी तरीके से आप जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था जिसमें वो अल्ताफ हुसैन साहब ने नारा लगाया था और उसके बाद 22 अगस्त 2016 को उसके बाद जो कुछ हुआ, आप मुझे बताया आज 5 साल हो गए उस केस को। उस केस में क्या प्रोग्रेस है? तालियां बजाने वाला केस, ये वाले केसेस, तो मेरा ख्याल में कि इसको, मुझे नहीं पता कि इसके शवाहिद उनको क्या मिले हैं और आगे चल के क्या, लेकिन जो हमने रिकॉर्ड देखा है माजी का वो ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रॉ के साथ कनेक्शन की बातें होती हैं, वो सारी चीजें जमा की जाती हैं, लेकिन जब वो अदालतों के सुपुर्द होती हैं तो या तो वो केसेस सालों पड़े रहते हैं और या वो लोग बरी हो जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज हमने देखी है कि जिसमें सजाएं हुई हैं। तो अब ये जो अनीस एडवोकेट को एमक्यूएम लंदन छोड़े अरसा हो गया, उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, वो भी छोड़ दिया। आज अनीस एडवोकेट, डॉक्टर फारूक सत्तार, सबका माजी रहा है, अनीस का इम्कानी, मुस्तफ़ा कमाल, ये सबके सब रहे हैं, एक ही जमात थी। उसके बाद वो बिखर गई। मुस्तफ़ा कमाल ने आके अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ ये सारे लोग जुड़े रहे। फिर 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान अलग हो गई, उन्होंने अपना लंदन से, लेकिन लगता ये है कि कुछ लोग वो रिश्ता कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं। फिर अगर माजी से जोड़ेंगे तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि माजी में उनका ताल्लुक नहीं रहा है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो ठोस शवाहिद अभी मिले हैं उनको बकौल उमर शाहिद साहब के, तो अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं, अभी इन्वॉल्व हैं किसी एक्टिविटी में, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन इसका रिश्ता माजी के लोगों से जोड़ना, तो माजी में तो सबके सब रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो माजी को अपना झुटला सके, क्योंकि उसके हकायक सबके सामने हैं। तो मेरा ख्याल है कि या तो गवर्नमेंट एक फैसला दे कि आज तक एमक्यूएम लंदन ऑफिशियली कानूनी तौर पे ये ना वो एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर हुई है, ना वो आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुई है। तो इतनी चीजें जब आती हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस क्यों नहीं फाइल करते? तो मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि इसके पीछे होंगे बहुत से शवाहिद भी होंगे, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशंस भी नजर आती हैं मुझे। ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़े, कराची वालों ने भी क्या किस्मत पाई है। पार्क हो तो उसकी चाना कटिंग कर दी जाती है, जमीन खरीदे तो उस पर कब्जा हो जाता है, घर बनाए तो मालूम होता है कि दस्तावेजात के बावजूद ये तो तजावुजात है। उम्र भर की जमा पूंजी लगाकर अशाना खरीदते हैं तो मालूम पड़ता है कि इसकी तो लीज ही जाली है। लीज देने वाले मकान गिराने का हुक्म मिलता है, कहा जाता है कि इसके बदले में जगह दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, पर कुछ नहीं मिलता। चंद मरले की जगह पर 8-10 मंजिला इमारत बना दी जाती है, बेच भी दी जाती है। तब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को याद आता है कि इसकी तो इजाजत ही नहीं ली गई थी। आखिर कराची वाले जाएं तो किधर जाएं, भरोसा करें तो किस पर करें? जिम्मेदारी सरकारी इदारे, जिम्मेदार सरकारी इदारे आंखें बंद रखते हैं, कराची वाले लुटते रहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कराची का जो नस्ला टावर है उसको गिराने का हुक्म दिया है, क्योंकि मुतल्लिका इदारों की दस्तावेजात और रिकॉर्ड बता रहा है कि यह कब्जे की जमीन पर तामीर किया गया। जब ये टावर बन रहा था, जब उसकी अपार्टमेंट्स की फरोख्त हो रही थी, तो लोग अपनी तमाम उम्र की कमाई लगाकर यहां सर छुपाने को जगह ले रहे थे। अब ये टावर गिराने का हुक्म आया तो लोगों के ख्वाब भी जमीन बोस हो गए। इन्हें यह जानलेवा फिक्र लाहक है कि जो कमाई थी वो तो लुट गई, अब वो कैसे वापस आएगी। 16 साल की मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। जॉब के दौरान मैंने मैट्रिक किया, जॉब के दौरान मैंने इंटरमीडिएट किया, जॉब के दौरान मैंने ग्रेजुएशन किया, MBA IBA कराची से किया। और अब जब पूरी ज़िंदगी के 58 साल गुजर गए और जब मुझे अपने एक प्रॉपर्टी जो मैंने ख़रीदी, वाहिद प्रॉपर्टी, उसके जब लीज़ के डॉक्यूमेंट मिलने का टाइम आया तो पता लगा कि ये इल्लीगल है। ये कहाँ का इंसाफ है? जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बुक करवाते हैं तो अप्रूवल देती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी है कि नहीं दी, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा उन्होंने हमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, हमने तसल्ली की। जिन इदारों ने सारे अप्रूवल दिए
कि ये अप्रूवल फलाना अप्रूवल, ये एनओसी वो एनओसी, सिंधी मुस्लिम सब कुछ, तो उनको तो आपने कुछ कहा ही नहीं। जो मेरे अब्बू ने पूरी ज़िंदगी कमाई है वो हम कहीं और जगह हम सोचे भी कैसे नया घर खरीदने का, हमारा अपना घर नहीं होगा आगे फिर, तो इस पर बहुत अफसोस होता है। फेडरल बी एरिया में तो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर एक 60 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली। वहाँ के मकीन पूछ रहे हैं जब उनके घरों की लीज मौजूद है, उनके घरों को बिजली पानी गैस की कनेक्शन दिए गए हैं, तो फिर वो घर गैर कानूनी कैसे हो सकते हैं? हमारा घर लीज है, गैस का बिल बिजली का बिल प्रॉपर हम अदा कर रहे हैं। जब हम लीज है, हमारे मकानात लीज है, हम कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं। लीज है, घर मीटर लगे हैं बिजली के गैस के, असी खुआर हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे को। कराची में बारिश के बाद शहर डूबा तब जाकर इंतजामिया को होश आया कि कराची के नालों पर तो तजावुज़ात कायम है। जब तजावुज़ात गिराने का ऑपरेशन शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि जिन्हें हुकूमत तजावुज़ात कह रही है इनके पास तो लीज की दस्तावेजात हैं। 30 साल से एक जगह पर बैठे लोगों को उठा दिया गया, उन लोगों को उठा दिया गया जिन्हें जगह खुद सिंध ने दी थी। नोटिस हमको मिला है, हम यहाँ 30 साल से यहाँ पर हैं, खाली किसी तरह हमको इसके बदले में कोई जगह दी जाए ना। ये दुकानें हैं, ये हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने खुद दी थी। अब जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें दुकानें दी हैं तो इसको तोड़ने का क्या जवाब होता है? इसी तरह गुज्जर नाले पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो मकानात भी मसमारी की जद में आए जो 40 साल से लीज पर थे। अब सवाल ये है कि जिसने लीज ली उसका घर तो गिरा दिया गया, वो तो बेघर हो गया। जिसने लीज दी उसको कौन पकड़ेगा? जिसका घर तोड़ दिया गया उसको सर छुपाने की जगह का मुतबादिल जगह कौन देगा, कब देगा और कहाँ देगा? ये थोड़ा इंतजाम दे गरीबों को, हम गरीब कहाँ जाएंगे? 40 साल से हम लोग इधर बैठे हुए, गवर्नमेंट के साथ हम लोग नहीं कर सकते। इससे अच्छा मर जाए वो सही नहीं है, इतने आराम से नहीं गिराने देंगे। सही है भाई। लोग सरापा एहतजाज रहे, मिन्नतें फरियाद करते रहे कि उनके सर से छत ना छीने, जो मकान उन्होंने बच्चों के पेट काट कर बनाए थे वो ना गिराए जाएं। कराची के शहरी मकान गिराने वालों से सवाल करते थे कि जब ये मकान बन रहे थे, जब उनकी लीज जारी की जा रही थी, उस वक्त हुकूमत कहाँ सो रही थी और क्यों सो रही थी? अपने बच्चों के पेट काट के घर बनाया है। अब जब लोगों ने इतना कुछ कर लिया है तो आज ये घर गिरा रहे हैं, क्यों? ये कैसा इंसाफ है? हुकूमत पहले सोई हुई थी। हमारी छत नहीं छीने मतलब ये मेरे शौहर ऐसे नहीं है जो मैं कुछ कर सकूं या किराए पे घर ले सकूं, इसलिए कि मेरी 4 बेटी है तो मैं गली में कैसे लेके बैठूंगी अपनी बेटी को? मेरा घर ना काटे, मेरी छत ना छीने, नाजायज कटिंग ना ले। बस तामीर शुदा मकान गिराते हुए मुतबादिल जगह फराहम करने के वादे जरूर किए गए, ज़रे तलाफी के भी ख्वाब दिखाए गए, लेकिन ये ख्वाब भी सरकार की कारकर्दगी की तरह ख्वाब ही रह गए। 3-4 दिन हो गए भटक रही हूँ। मैं स्कूल में काम करती हूँ, रोज मुझे मैडम नहीं छुट्टी देती है, रोज मैं इनसे छुट्टी लेके आ रही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे उधर से उधर भगा रहे, लेकिन आज तक मुझे कोई चेक नहीं मिला। सर मेरे को बोल रहे चेक देगा, मगर मेरे को चेक भी नहीं दिया, मेरा ID भी नहीं लिखा है, और मेरे को कभी इधर भगा रहा है कभी उधर भगा रहा है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। आखिर कराची वाले क्या करें, कहाँ जाएं, किसका दर खटखटाएं? सरकारी इदारों की दी गई दस्तावेजात पर भी एतमाद न करें तो फिर किस पर करें? जवाब लेंगे समाजी रहनुमा और वकील जनाब जिब्रान नासिर साहब। शुक्रिया जिब्रान साहब। करें क्या, इसका हल क्या है? मुझे ये बताइएगा कि अब इन लोगों को मुतबादिल भी नहीं दिया जा रहा और जो कब्जा हो चुका वो भी गलत है, वो भी हम उसको सही नहीं कह सकते, तो क्या किया जाए? देखिए, सिर्फ SBCA ने नस्ला टावर पे या बाकी जो टावरों या बिल्डिंगों को गिराने का हुक्म दिया गया है, या कच्ची आबादी रेगुलेटरी अथॉरिटी जिनको कहा गया है, KMC को, KDO को कहा गया है कि आप कच्ची आबादियां गुज्जर नाले और रंगी नाले के इर्द हटाइए। रेलवे की पट्टी में पहले आपको पता है KCR के तरफ के अंदर चीजें गिराई जा रही थी, मगर ये वाहिद इदारे तो नहीं है जिन्होंने गलती की है। एक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा पैदा ये भी हो गई है कि अगर आप नस्ला टावर का एग्जाम्पल देख लीजिए, 1957 के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी इफादियत क्या थी या क्या नहीं थी, मगर उसके ऊपर जो है फिर लेन देन होता रहा। आप अगर 60-70 दहाई पुराने जाके डॉक्यूमेंट्स को खारिज कर देंगे या बोलेंगे लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो आप एक अनसर्टेनिटी भी पैदा कर रहे हैं कि कराची के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, एक मिडिल क्लास तबके के लिए, अपर मिडिल क्लास तबके के लिए क्या रह गया है। तो हमें नजर आता है कि DHA एक सेफ ऑप्शन है, वहां पे कीमतें बढ़ेंगी। बैरिया टाउन एक सेफ ऑप्शन है, वहां पे कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ डिमोलिशन हमें नजर नहीं आती, यहाँ हमें रेगुलेशन नजर आती है। बाकी कराची के अंदर कोई भी बिल्डिंग हो, छोटी हो बड़ी हो, उसको गिरा दिया जाता है। अच्छा, नस्ला वालों के साथ तो फिर भी मकीनों के साथ ये रहम कर दिया गया कि टाइमलाइन दे दिया गया कि 3 महीने में इनको रिफंड कर दें नस्ला के जो टावर के बिल्डर्स हैं। मगर मुझे बताएं, जो अलादीन पार्क की दुकानें गिराई जा रही हैं, पवेलियन एंड क्लब की दुकानें गिराई दी जा रही हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन का क्या होगा?
3,500 के करीब मकानात स्ट्रक्चर्स आपने गुज्जर नाले और औरंगी नाले, महमूदाबाद, हाजी नीमू गोल्ड, मंजूर कॉलोनी की अतराफ में गिरा दिए। उनकी रिहेबिलिटेशन का क्या होगा? सिर्फ एक चीज को एक जगह से हटाना नहीं होता, कहीं और जाके रखना भी होता है। देखिए एक बात ये भी है ना, ये तो हम बोल नहीं सकते, ये है तो इलीगल। अच्छा, क्या आप सजेस्ट क्या कर रहे हैं कि जो हो चुका सो हो चुका, इनको रेगुलराइज किया जाए? इस तरह तो फिर कल को कोई और भी पार्क में कब्जा कर लेगा। थोड़ी पेचीदा है डिबेट, और ये सारे मामला को जरा हमें अलग देखना होगा। हमारे यहाँ एक कानून बना, कानून हमारे यहाँ पार्लियामान बनाती है, पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान के बनाए हुए कानून को या तो आईनी या गैर आईनी सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, मगर उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती। हमारे यहाँ सिंध के अंदर कच्ची आबादी रेगुलेटरी एक्ट है, जो कि कहता है कि अगर कोई लीज कच्ची आबादी की चैलेंज की जाती है कि वो जाली है, तो एक ट्राइब्यूनल है जो बकायदा ट्रायल करके डिसाइड करेगा कि हाँ ये फ्रॉड हुआ था कि नहीं, तुम चोर हो कि नहीं, तुमने जानबूझ के कब्जा किया कि नहीं। आपने खुद कहा ये जिब्रान साहब की एक पेचीदा डिबेट है। अब देखिए होगा क्या, आपके इस मौक़िफ़ के पीछे, या यूं कह लें कि गरीब के कच्चे मकान के पीछे एक भारी भरकम बिल्डर है जो छुप जाएगा आके, जिससे गलत किया, जिसने चाना कटिंग पे बिल्डिंग बना दी, वो छुप जाएगा। देखें जनाब ये गरीब है, मारे जाएंगे, उसने तो मुनाफा कमा लिया, उसको कोई नहीं पूछेगा। एक बात। दूसरी बात ये, आप जो बात बता रहे हैं, हो सकता है उनके वकला को भी ये बात पता हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये दलील क्यों नहीं पेश कर रहे, ये मेरी समझ से बाहर है। तो सर इसका हल फिर यही है कि 36,000 प्लॉट कराची के कब्जा हो चुके हैं, जिसमें हो सकता है किसी और के भी हक मारा गया हो, वो अपने हक से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि अब एक और गरीब है, उसका हक सामने आ चुका है। पहली बात तो सर मैं बता दूं कि मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तहत बात नहीं कर रहा। जो गुज्जर नाले और औरंगी नाले के फैक्ट्रीज हैं, उनका मैं हाईकोर्ट में वकील था, हमें वहां पे स्टे दिया गया, इसी बात पे दिया गया कि पहले इसका पता लगाना जरूरी है कि लीजें जाली हैं कि नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में हमने उसी वाले से एप्लीकेशन दी, तो बगैर किसी तफसीली समाअत के, बगैर डॉक्यूमेंट्स को दिखे हुए, वेरीफाई किए हुए, रिव्यू किए हुए डिक्लेयर कर दिया गया कि जी तमाम लीजें जाली और इनको गिरा दिया जाए। तो हमारा एक शिकायत है, जो एक रिव्यू प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम वो करेंगे, वो अदालती कार्रवाई है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप दुनिया के तीसरे सबसे बड़े शहर को आबादी के लिहाज से जो है सिटी प्लानिंग में जाना चाह रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव एक विंग है, पार्लियामान एक विंग है, अदलिया एक विंग है। सिटी प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट जो है वो अदलिया के जिम्मे नहीं आता, वो एग्जीक्यूटिव के जिम्मे आता है। अगर एग्जीक्यूटिव में कोई कोताहियां हैं तो उन कोताहियों को दूर कर सकती है अदलिया, वहां पे पेनल्टी लगा सकती है उन अफसरान के ऊपर जिन्होंने करप्शन की हो, वो कानून चैलेंज ठीक कर सकती है जिनकी पासदारी ना हो रही हो या जो वॉइड हो, जो एब्सेंट ना हो। अच्छा मुझे ये बताइएगा अब इसका हल क्या है जिब्रान साहब, आपकी तजवीज़ क्या है, इसके लिए क्या होना चाहिए? आप समझते हैं कि अब इसके मुतबादिल इनको जगह दी जाए, या फिर अगेन मैं दोबारा कहूंगा कि भैया जो हो चुका सो हो चुका, अब आगे बढ़ा जाए? नहीं जी, देखिए जमीन के बदले जमीन दी जाती है, और खासतौर के ऊपर अगर किसी इंसान ने अपनी तरफ से, देखिए मैं एक शोरूम में गया हूं, एक शोरूम खोली हुई है मेन शाहरा फैसल के ऊपर, वहां पे एक आदमी मुझे गाड़ी बेच रहा है, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं ना कि इसने इतना बड़ा शोरूम खोला है, ये गाड़ी बेच रहा है, इससे तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां पूरी कर ली होगी। मैं कोई छुप के रात के अंधेरे में किसी चोर बाजार से तो गाड़ी नहीं खरीद रहा, मैं सड़क पे गाड़ी लेके आता हूं, मुझे कोर्ट कहता है आपकी गाड़ी जाली है, और सारा खमियाजा मुझ पे दे दिया जाता है, और मुझे कहा जाता है कि आपको गाड़ी के बदले गाड़ी भी नहीं दी जाएगी। तो जो ये तमाम इदारे हैं, कच्ची रेगुलेटरी आबादी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो लीजें देती है, केडीए केएमसी जो लीजें देती है, अगर इनको ही आपने इजाजत दी हुई है कि जी शोरूम खोल के बैठो और ये आबादियां, कच्ची आबादियां रेगुलराइज करो और इनकी लीजें दो, तो मेरी गलती कहाँ है? मैं तो वो आम आदमी हूं जो स्टैंप का खर्चा दे रहा है, जो रेगुलराइजेशन की फीस दे रहा है, जो तमाम कॉपियां पूरी कर रहा है, जो यूटिलिटी के बिल दे रहा है, जो अपनी पूरी जमा पूंजी और स्ट्रक्चर को बनाने में, 1-2 मंजिला मकान को बनाने में 80 गज के ऊपर लगा रहा है। मेरी गलती क्या थी? जो करोड़ों बना गए, जो अरबों बना गए, वो ब्यूरोक्रेट थे, मिनिस्टर थे, उनकी कोई सुनवाई है? उनको कोई पूछ रहा है? और अगर आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर कराची की मैस डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आपने जाना है, तो जैसे एक वाटर का कमीशन बना था, कराची का एक डेवलपमेंट कमीशन बना दीजिए जहां पे कम से कम वकीलों को ये तो एहसास हो कि हमें तफसील से सुना गया, हमारे तमाम तर डॉक्यूमेंट देखे गए, और जो हमारे लिए बेहतर फैसला मुमकिन हो सकता था वो किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, लेकिन वक्फे के बाद आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट हम दिखाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि माशरे में बढ़ते हुए ज्यादती के केसेस की एक वजह माशरे में ख़वातीन की कम लिबासी है। क्या वाकई ऐसा है? और पीटीआई की जो ख़वातीन लीडरान है वो क्या ऐसा ही समझती हैं? पूछेंगे कमल शौदम साहिबा से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन
नाज़रीन, ख़वातीन के लिबास से मुतालिक वज़ीर आज़म का बयान मुसलसल तनकीद की जद में है। मीडिया और सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन भी कड़ी तनकीद कर रही है। इसी तनकीद का जवाब देने के लिए PTI की ख़वातीन अरकान भी मैदान में आ गई। बेहयाई और फहाशी से मुतालिक बयान पर तनकीद करने वालों पर खूनी लिबरल्स और लिबरल ब्रिगेड जैसे ताने दिए जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल और PTI की ख़वातीन अरकान असम्बली ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत है। एक TV प्रोग्राम में PTI रुकन असम्बली आलिया मलिक ने भी वज़ीर आज़म के कम लिबासी से मुतालिक बयान का दिफा करते हुए कहा कि खूनी लिबरल्स वज़ीर आज़म के पीछे पड़े हैं। यही खूनी लिबरल्स ही ख़वातीन के हुकूक की पामाली कर कोई लिबरल करप्ट मेरे माशिक तर्जमानी ना करे। एक लिबरल ब्रिगेड है जो हमें सबको सरनगू करवाते हैं, हमारी मिस इंटरप्रिटेशन करके और हमारी ऐसी रिप्रेजेंटेशन करके जो हमारा पूरा माशरा नहीं चाहता। रोज वज़ीर आज़म ने अमरीकी TV को इंटरव्यू में पर्दे के तस्वुर पर बात की थी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने इस इंटरव्यू में कहा था कि अगर ख़वातीन मुख्तसर कपड़े पहनेंगी तो उसका मर्दों पर असर पड़ेगा। इमरान खान के इस बयान के बाद पूरे मुल्क में बहस छिड़ गई थी। तरह तरह के तबसरे किए जा रहे थे। वज़ीर आज़म पर ख़वातीन मुखालिफ नज़रियात रखने के इल्ज़ामात लग रहे थे, जिसके जवाब में PTI की ख़वातीन अरकान ने रद्द अमल देते हुए कहा कि खूनी लिबरल्स वज़ीर आज़म इमरान खान के पीछे पड़े हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आज़म का बयान वाकई गलत नहीं है, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं है। नाज़रीन, इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान में डिस्को और नाइट क्लब्स नहीं है। अगर हमारे माशरे में कम लिबासी जैसी तरगीब होगी और नौजवानों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं होगा तो इसके माशरे पर असर। लेकिन हकायक वज़ीर आज़म के बयान के बरअक्स हैं, क्योंकि अगर मगरबी दुनिया का जायजा लिया जाए तो इन ममालिक की बात की जाए जहां डिस्कोस हैं, नाइट क्लब्स हैं, पब्स होते हैं, वहां पर रेप केसेस की शरह पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। इस हवाले से अमेरिका और यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन जैसे अदादोशुमार हैरान कुन है। खास तौर पर अमेरिका में जिनसी जुराइम की शरह बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। अमेरिका की आबादी तकरीबन 33 करोड़ है और वहां सालाना बुनियादों पर 4,33,648 अफराद रेप या जिनसी हमले का निशाना बनते हैं। यानी तकरीबन 1,200 केसेस रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं। रेप और बदसलूकी के हवाले से अदादोशुमार मुरतब करने वाली तंजीम रेन के मुताबिक हर 73वें सेकंड में कोई ना कोई अमरीकी जिनसी हमले का शिकार होता है। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अदादोशुमार के मुताबिक हर 5 में से एक खातून के साथ जिंदगी में एक बार या तो रेप होता है या फिर रेप की कोशिश यानी रेप अटेम्प्ट होता है। अदादोशुमार फराहम करने वाले जर्मन इदारे एस्टेस्टा के मुताबिक 2018 में बरतानिया में तकरीबन 54,000 अफराद को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि फ्रांस में 17,000 अफराद के साथ रेप हुआ। यहाँ हम आपको ये बता दें कि बरतानिया और फ्रांस दोनों मुल्कों की आबादी सिर्फ 6.5 करोड़ है। इस आबादी में इतनी बड़ी तादाद में रेप केसेस इंतहाई परेशान कुन है। 8.5 करोड़ की आबादी वाले मुल्क जर्मनी और 10 करोड़ वाले मुल्क स्वीडन में भी सिर्फ एक साल में 8,500 और 7,500 अफराद को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। इन सभी ममालिक में नाइट क्लब्स भी हैं, डिस्कोस भी हर जगह मौजूद होते हैं, शहरियों की रसाई में होते हैं, कानूनी हैसियत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ रेप केसेस की शरह पाकिस्तान से कहीं ज्यादा सामने आती है। जबकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों के लिए नाइट क्लब्स नहीं है, इसलिए वो फहाशी से मुतासर होकर मुजरिमाना फेल यानी रेप की तरफ राग़िब होते हैं। हालांकि फहाशी और बेहयाई पर बयानात देने की बजाय ज्यादती के कवानीन को मजबूत बनाने की जरूरत है। बच्चों और खवातीन से ज्यादती करने वाले मुजरिमों को फौरी और कड़ी सजाएं देने से ही रेप केसेस और दीगर जुराइम में कमी लाई जा सकती है। इस हवाले से हमारे पास ऐसे ममालिक के अदद-ओ-शुमार मौजूद है नाज़रीन जहां ज्यादती के मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाती हैं, जिसकी वजह से वहां रेप की शरह दीगर ममालिक से कम है। मसलन इंडोनेशिया की आबादी 20 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है। यहाँ 2018 में जिनसी जुराइम के 5,258 केसेस रिपोर्ट हुए। कतर में ज्यादती के जुराइम की शरह 1.8% है। इसके मुकाबले पर अमेरिका में यह शरह 27 गुना ज्यादा है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 1 लाख की आबादी में से सिर्फ 0.3 खवातीन रेप का शिकार होती हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में रेप के 80 से 90% मुजरिमों को सजाएं ही नहीं मिलती। अगर केस चलता भी है तो इसमें सजा सुनाए जाने की शरह इंतहाई कम है।
इस हवाले से गैर सरकारी तंजीम अक्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 6 साल में मुल्क में 22,000 से जायद रेप केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 4,000 मुकदमात अभी भी अदालतों में ज़ेरे समात हैं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अब तक सिर्फ 77 मुजरिमों को सजाएं हुई हैं और सिर्फ 18% केसेस पर प्रोसिक्यूशन की सतह तक पहुंचने में कामयाब हुए। इन अदाद-ओ-शुमार को देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में मसला फहाशी या बेहयाई नहीं, असल मसला बरवक्त इंसाफ न मिलने का है। इस हवाले से वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी कह चुके हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात लाना होंगी तो ही रेप केसेस में कमी आ सकती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 हिस्से हैं, पुलिस, मेडिकल, अदालत और जेल। इन चारों जो शोबाजात हैं उनमें इस्लाहात की जरूरत है। पाकिस्तान में रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 5% है जनाब स्पीकर। अगर ये शरह 80% होती, 85% होती तो फिर हम ये बात करते कि सजाओं को बढ़ाने की जरूरत है या सजाएं। जहां सजाएं ही नहीं हो रही, जहां लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, वहां पर सजाओं का मामला नहीं है। हमें लोगों को पकड़े जाने का मामला है, उनकी कन्विक्शन का मामला है, और जब तक मुलजिम पकड़े नहीं जा रहे, सजा नहीं हो रही, तो बाकी बहस इर्रेलेवेंट हो जाती है। गुज़िश्ता बरस नवंबर में ज्यादती के केसेस में फौरी इंसाफ के लिए एक नया कानून भी लाया गया था। इससे पहले भी रेप केसेस के हवाले से कवानीन मौजूद थे, लेकिन बात फिर वही है कि मसला कानूनी नहीं, मसला कानून का नफाज है और तेज प्रोसिक्यूशन का ना होना है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जिनसी जुराइम पर काबू पाना एक ख्वाहिश हो सकती है लेकिन अमलियत पसंदी नहीं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे से PTI की रहनुमा कमल शाहजब साहिबा। कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक डिबेट है जो कि बहुत वसी है, लेकिन क्या आपको बतौर खातून भी यही लगता है कि माशरे के अंदर जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वाहिद वजह या बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह औरतों की कम लिबासी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अली, एंड आई एम ग्लैड कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल किया। मैं कोशिश करती हूँ कि इसका जवाब भी ऐसे ही दे सकूँ। मेरा बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही वज़ीर आज़म ने ये बात की है, और मैं इसीलिए आज हम लोगों को आना पड़ा बताने के लिए कि जो 1.5 मिनट या 2.5 मिनट का एक क्लिप चलाया जा रहा है, उससे पहले और उसके बाद की पूरी डिबेट उड़ा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना रेप अपोलोजिस्ट है, ना विक्टिम ब्लेमर है, ना विक्टिम शेमिंग पे बिलीव करते हैं। और जो हमारा एंटी रेप लॉ आया है, एक्ट आया है, उसमें ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि एक तो रेप की डेफिनेशन, कंसेंट और रेप दोनों की डेफिनेशन चेंज की गई है, उसको ब्रॉडर किया गया। दूसरा, किसी विक्टिम के किरदार पे या उसके लिबास पे बात नहीं होती। तीसरी बात, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं, या उसकी प्राइवेसी को जो है वो रखा जाएगा, सीगाए राज में रखा जाएगा, उसका नाम नहीं बताया जाएगा। चौथा, स्पेशल कोर्ट्स की बात हुई है। पांचवा, इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स 17वें से लेके 21वें ग्रेड तक ऐसे लोग जो सेंसिटिव हो और विक्टिम के साथ खड़े होने की तमीज रखते हो। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल डिफरेंट, तो ये कोई रेप अपोलोजिस्ट ऐसे काम नहीं करवा सकता। हमारे जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जो हमने काम किया हम उसको दिखा सकते हैं ना कि ये हम सोचते हैं और ये हमने करके दिखाया है। 100 मिलियन इनिशियली उन्होंने रखा है, विच विल बी इंक्रीज्ड बाय द टाइम, जैसे जैसे चाहेंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। अब जहां तक आपने मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था इंटरव्यू के हवाले कि ये जो अली, मुझे वजह है सिर्फ 1 मिनट मैं आ रही हूँ, क्या वो बेपर्दगी और कम लिबासी? जी मैं आ रही हूँ। देखिए, बेपर्दगी और कम लिबासी से ज्यादा जो वजीर आज़म ने जिस इंटरव्यू में बात की, उन्होंने कहा कि इसके मल्टीपल इश्यूज हैं, और सबसे बड़ा इशू उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन आपके पास इंटरनेट पे ऐसा कंटेंट जिसको हम पोर्न कंटेंट कहते हैं अवेलेबल है और इजीली एक्सेसिबल है। आप मोबाइल उठाएं, आपको फ्री में अवेलेबल है, और इस पे वो बहुत ज्यादा ये वन ऑफ द फैक्टर है। बात कहाँ से शुरू हुई कि जिस वक्त एक वो जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि आप फहाशी को क्या समझते हैं कि ये रीजन है। उस पर वजीर आज़म इमरान खान साहब ने बताया कि मुख्तलिफ रीजंस हैं, बहुत सारे हैं, और फहाशी एक रीजन है। वल्गैरिटी जब बढ़ती है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा कल्चर फर्क है, हमारा मजहब फर्क है, हमारा इस इलाके में तरीकेकार फर्क है। यहाँ पे जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएं या इस किस्म का मवाद देखने के बाद वो फिर किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, उसमें बच्चे शामिल हैं। और सेक्स क्राइम्स जो है या रेप क्राइम अगेंस्ट बच्चे ज्यादा बढ़ रहा है बनिस्बत खवातीन के, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, विक्टिम ब्लेमिंग तो उस वक्त होती है ना जब रेप खुदा न खास्ता कमिट हो जाए। वजीर आजम की पूरी डिबेट यहाँ थी कि इसको रोका कैसे जाए, इसको अपनी मुआशरे में से खत्म कैसे किया जाए, और उसके लिए उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि जब मैंने लॉ एनफोर्समेंट में से और पुलिस वालों को बुला के पूछा
कि कितना बढ़ है, तो सबसे ज्यादा यही पता लगा कि सेक्स क्राइम बढ़ है और उसके लिए 1% सिर्फ रिपोर्टिंग हो रही है। यानी कि बहुत सारे लोग खुदा ना खास्ता जब उनके साथ ये मामला हो जाए तो वो बताते भी नहीं है, ना बताना चाहते हैं। कमल, ये आपकी बात ठीक है। देखिए अगेन मैं एक बात कहता हूं। देखिए हम बेस से हट रहे हैं अपनी, हम जानना चाह रहे हैं वजह। अब मैं आप ही की और इमरान खान साहब की एग्जाम्पल को लेता हूं और मैं 2-3 जगहों पे रखता हूं उसको, ठीक है। पहली बात तो ये कि हमारा जो कन्विक्शन रेट 2020 में था ना, वो 3% था। 650 केसेस रिपोर्ट हुए, उसका जो कन्विक्शन रेट है वो 3% था। एक बात। दूसरा, पॉर्न देखना मोबाइल फोन पे या इंटरनेट पे, या लड़कियों का औरतों का कम लिबास होना, अगर ये एक ऐसी वजह है तो फिर, और नाइट क्लब्स का यहाँ पे ना होना और लोगों का फ्रस्ट्रेट हो जाना, तो मेरे सामने इस वक्त मगरिब के आदादोशुमार हैं। केवल 10 करोड़ की आबादी वाले इलाकों के अंदर, मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ, फ्रांस की बात कर रहा हूँ, जहाँ 6 करोड़ की आबादी है, वहाँ 8 हज़ार रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वहाँ पर भी नाइट क्लब्स भी हैं, वहाँ पे तमाम आज़ादी भी हर किस्म की है। इसके साथ साथ अमेरिका में हर 73 सेकंड में एक रेप होता है, उससे ज़्यादा आज़ाद माशरा किसी मुल्क का नहीं है। एक बात। फिर यूएई के कुछ ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जहाँ पे नंगापन अपने उरूज पर है, वहां पे आप 5 सेकंड से ज्यादा किसी औरत को देख भी नहीं सकते, वो हरासगी में शुमार होगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि जिन ममालिक में कन्विक्शन रेट अच्छा है, वहां पे रेप जो है वो ना होने के बराबर है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि लोग पॉर्न देख लेते हैं और औरत कम कपड़े पहनती है, ये वजह, हम ये तवज्जो क्यों नहीं दे रहे कि हमारे मुल्क में कन्विक्शन रेट ना होने के बराबर है? बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है अली। और आपने जिन ममालिक का जिक्र किया वो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके सिस्टम्स बेहतर हैं, वहाँ कन्विक्शन भी है और वहाँ सजाएं भी दी जाती हैं। अब इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए साइमल्टेनियसली हमें बाकी चीज़ों पे भी काम करना है एज ए सोसाइटी। अब मेरे अगर 3 बच्चे हैं, मेरी बेटी है 18 ईयर्स की, मेरा बच्चा एक छोटा 6 ईयर्स का है, तो मुझे वो सारी चीजें अडॉप्ट करनी है कि मुझे किसी खुदा न खास्ता कल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कावल साहब, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।